आज का टॉपिक है हम लोगों का डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली प्रिंसिपल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो, डी ब्रोगली ने स्टेटमेंट क्या दिया था, सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं, फिर इसका मीनिंग क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। डी ब्रोगली का स्टेटमेंट है, डी ब्रोगली इक्वेशन state that a matter can act as wave much like light radiation which also behave as wave and particles। मतलब है इसका कहने का कि अगर हम किसी भी मैटर की बात करें तो कोई भी मैटर वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। वेव मतलब जैसे हमारे पास लाइट होती है, रेडिएशन होती है, उसकी तरह भी बिहेव कर सकता है, और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब ये दोनों की तरह कैसे बिहेव कर सकता है उसके बारे में हम देखते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मतलब जैसे कोई भी पार्टिकल लिया हमने, कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि मास होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो ये एज ए मैटर है, ठीक है। अब जब ये मैटर मूव करेगा तो मैटर की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, लेकिन जब ये मैटर मूव करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। ये किसकी तरह मूव करेगा? ये एज ए वेव बिहेव कर रहा है, तो वेव की तरह मूव करेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक मास है, जो कि ये मास किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मूवमेंट हमेशा कैसे होगा? इसी तरीके से होगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल के लिए, देखो ये याद रखना कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है ये सभी माइक्रो पार्टिकल एंड मैक्रो पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल मतलब बड़े पार्टिकल्स, जैसे फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट बॉल हो सकता है, कार हो सकती है, सभी के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर हम क्रिकेट बॉल की भी बात करें तो क्रिकेट बॉल भी जो हमें बिल्कुल सीधी जाती हुई दिखाई देती है, वो सीधी नहीं जाती है। एक्चुअल में जो वो मास है तो वो किस तरह से जाएगी? वो एक वेव की फॉर्म में सिर्फ इसी तरीके से वो मूव कर सकती है, ठीक है। मतलब इस दुनिया में स्ट्रेट लाइन नाम का कोई मोशन पॉसिबल है ही नहीं। जो भी मोशन है वो किसी तरीके से है, वो वेव की फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है। लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि जो क्रिकेट बॉल है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, और उस मास की वजह से उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है, और वो छोटी वेवलेंथ हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती। तो ये वेवलेंथ अगर इतनी छोटी है, मान लो एक बिल्कुल हल्की सी वेवलेंथ इस तरीके से बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में निकल जाए, तो हमें तो ऐसा लगेगा कि ये लाइन यहाँ से सीधी निकल गई, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो दिखाई देता है वो सिंपल स्ट्रेट मोशन दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। वो क्या होता है? वो हमेशा एक वेव की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है, कि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, कोई भी मास है, वो मैटर वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर वो पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है तो हम कैलकुलेशंस किस तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन में देखो, सबसे पहले हमने केस लिया कि कोई भी एनर्जी है, मान लो वो एनर्जी अगर वेव की तरह बिहेव करती है, तो वेव की तरह बिहेव करने के लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर सिर्फ लाइट के बारे में बात हो रही है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। केस टू क्या है हमारे पास? इफ एनर्जी रिलेट्स टू मैटर, अगर वो एनर्जी मैटर से रिलेट करती है, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि वेव की तरह भी हो सकता है और मैटर की तरह भी हो सकता है। और मैटर के लिए तो हम इक्वेशन जानते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पर? मास, और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला है कि वेव और मैटर दोनों एक ही चीज है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है। तो वन इक्वल टू टू, इक्वेशन वन और टू को जब हमने इक्वल किया तो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ये रहा एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। सी से सी कट हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू आया हमारे पास एच बाय एम सी। अब सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि हम लाइट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि ये जो बात कर रहे हैं हम, ये तो मैक्रो पार्टिकल के लिए भी अप्लाई होती है। मैक्रो पार्टिकल मतलब जितने भी बड़े पार्टिकल हैं, और बड़े पार्टिकल कभी भी लाइट की वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सी को चेंज करके यहाँ पर हमने लिख दिया वी, जो भी उनकी वेलोसिटी होगी। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? एच बाय एम वी इक्वल टू एच बाय पी। पी क्या है यहाँ पर? मोमेंटम। तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी और एच बाय पी। इसी फॉर्मूले से हमें आगे की कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे देखो, मैं क्रिकेट बॉल के बारे में बात कर रहा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास 1 बाय एम।
मतलब मास जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना ही छोटा होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अभी तक बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, तो सॉल्व में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है उनके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31। मतलब जीरो के बाद लगभग 31 जीरो आएंगे, उसके बाद कोई डिजिट हमें कोई दिखाई देगा। तो ये इतना कम मास है। और जब हम इतने कम मास के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो लैम्डा किस में आता है? लैम्डा की यूनिट आती है हमारे पास एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में। इतनी छोटी यूनिट आती है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻10 मीटर। क्या हम उसे आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, ये हमें दिखाई नहीं देगी आंखों से। अब हम बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात की, अब हम बात करते हैं क्रिकेट बॉल की या फिर किसी भी हैवी पार्टिकल की। मान लो मैं एक हैवी पार्टिकल की बात कर रहा हूं, 1 किलोग्राम का पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, 1 किलोग्राम। देखो 10⁻31 से डायरेक्ट में कहा गया 1 किलोग्राम, मैंने कितना टाइम्स कर दिया इसको? लगभग 10⁻30 टाइम्स कर दिया है, ठीक है, नियरली। अब जब मैं मास को 10⁻30 टाइम्स कर रहा हूं तो लैम्डा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 10⁻30 टाइम्स और कम हो जाएगा। मतलब हमें तो 10⁻⁹ या 10⁻10 ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो क्या 10⁻40, 10⁻⁻40 मीटर में वेवलेंथ दिखाई दे सकती है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो ग्राम और किलोग्राम वाले वेट होते हैं, इनका मूवमेंट हमें कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में वो एक बहुत छोटी वेवलेंथ से वेव की फॉर्म में ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पानी के वेव की, तो पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, वो एक दूसरे से इतने ज्यादा अटैच होते नहीं है। तो जब वो फ्लो करते हैं, पानी जब फ्लो करता है, तो उनकी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड आपस में ऐड होके एक बड़ी वेवलेंथ बना देता है। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मूव करता है तो वो क्या करता है? उनकी वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड आपस में जुड़ जाता है और उससे एक बड़ी वेवलेंथ बन जाती है। इसीलिए पानी जब हमें बहता हुआ दिखाई देता है तो हम उसकी वेव को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड की वेव ऑब्जर्व की जा सकती है, सॉलिड की वेव ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, मास बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसी वजह से सॉलिड की वेव को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन होते वो वेव के अंदर ही हैं। ये हमें दिमाग में रखना है और ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये था डी ब्रोगली प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल से और कौन कौन से कंसेप्ट निकल सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इनमें एक कंसेप्ट है हमारे पास, रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका किस तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं? बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास E इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आएगा हमारे पास me इक्वल टू हाफ m²v², ठीक है। 2me इक्वल टू m²v², कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये आया हमारे पास। mv की अगर वैल्यू निकाले, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया तो m²v² का बना me, और यहाँ आएगा हमारे पास 2me, ठीक है। हमारे पास ये एक इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ से अगर हम देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? h/mv। अब इस इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें, mv निकल आया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास h/√2me, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला आया है। यहाँ पर h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास, e है काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा है वेवलेंथ, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me। एक सिंपल सा हमारे पास ये रिलेशन है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मान लो अगर कोई भी चार्ज Q चार्ज कैरी करता है V वोल्टेज के साथ में, मतलब Q क्या दिया गया है हमें? चार्ज, और V क्या है? वोल्टेज। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है? E इक्वल टू क्यू इंटू वी, जूल के अंदर, ठीक है। तो E की जगह हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर QV भी रख सकते हैं। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m QV, चार्ज एंड वोल्टेज।
ध्यान रखना यहाँ पर v वेलोसिटी नहीं है, v वोल्टेज है। ये फॉर्मूला जनरली फिजिक्स में ज़्यादा काम आता है, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला काम आता है, ये वाला। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आया हमारे पास, याद रखना फॉर्मूले। न्यूमेरिकल्स हम इसके एक साथ करेंगे बाद में। अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया कि ये वेव की फॉर्म में होता है कि कोई भी पार्टिकल वेव की फॉर्म में मूव कर सकता है, तो क्या हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और ये मैटर वाली वेव मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइट की वेलोसिटी से मूव करती है, लेकिन मैटर वाली वेव लाइट की वेलोसिटी से मूव नहीं करती, वो v वेलोसिटी से मूव करती है। v मतलब कोई भी वेलोसिटी उनकी इंडिविजुअल हो सकती है। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? पहला डिफरेंस हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। लेकिन अगर हम मैटर की वेव के अंदर बात करें, तो मैटर की वेव में मैटर बेशक इस वेव से मूव तो कर रहा है, लेकिन ये कोई भी टाइप का फील्ड जनरेट नहीं करता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो किसी भी मीडियम में जा सकती है, किसी भी मीडियम में फ्लो कर सकती है। लेकिन मैटर की वेव को फ्लो करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की तो जरूरत होती ही है। EMW कोई भी मीडियम हो या ना हो, उसमें से मूव कर जाएगी, एयर में से, पानी में से या स्पेस में से, कहीं से भी मूव कर जाती है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में बता ही चुका। और फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम लगा सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और मैटर की वेव के लिए हम लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो ये जनरल इनके अंदर डिफरेंस है, पूछे नहीं जाते, लेकिन हमें अपने नॉलेज के लिए याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। क्या कंसेप्ट है? रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली इक्वेशन एंड बोर्स हाइपोथेसिस ऑफ एटम। मतलब बोर ने जो मॉडल दिए थे और उसके अंदर जो अजम्पशंस दिए थे, उनमें क्या रिलेशन है? डी ब्रोगली ने ये जो प्रिंसिपल दिया है, इसका क्या प्रूफ है कि ये सही हो सकता है और ये एटम के अंदर भी इस तरीके से अप्लाई हो सकता है? देखो, नील्स बोर ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो ऑर्बिट वही होना चाहिए जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल हो। mvr इज इक्वल टू nh/2π होता है, किसके अकॉर्डिंग? बोर्स के अकॉर्डिंग। ये हम जानते हैं, पढ़े हुआ है पहले हमने ये। ठीक है, अब हम अगर बात करें डी ब्रोगली की, तो डी ब्रोगली के हिसाब से कोई भी मैटर स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर नहीं सकता। वो किस तरीके से मूव करेगा? हमेशा वेव की फॉर्म में। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या दिखाया गया है, यहां पर ये डिनोट करने की कोशिश की गई है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन का पाथ था, वो ये रेड सर्कल हम मानते थे अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। ये रेड सर्कल सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, नील्स बोर ने बोला है। लेकिन डी ब्रोगली ने बोला है कि कोई भी पाथ सर्कुलर नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, वो तो हमेशा वेव की फॉर्म में मूव करेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, वो इस तरीके से वेव की फॉर्म में ही मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो होगा, लेकिन इस सर्कुलर पाथ में ये वेव की फॉर्म में ही मूव करेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये वेव की फॉर्म में मूव कर सकता है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनका पाथ सेम है। तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ वेव साइकिल। n का मतलब है नंबर ऑफ वेव साइकिल। लैम्डा है वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो, मान लो एक वेव साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ, ये वेव साइकिल, और ये एक वेव यहां आकर खत्म हुआ, ये एक वेव साइकिल हुआ हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, इस वेव साइकिल की वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है। और ऐसे टोटल अगर हमारे पास n वेव साइकिल है, जैसे इसमें टोटल हमें कितने वेव साइकिल दिखाई दे रहे हैं? 5। एक ये रहा यहाँ से, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा यहाँ पर कंप्लीट हुआ और पांचवा ये, टोटल वेव साइकिल है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, ये एक ये 5 वेव साइकिल मिलके एक सर्कल के बराबर ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। तो n लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ? 2πr। r क्या है यहाँ पर? रेडियस। ठीक है, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, 2πr इज इक्वल टू n। लैम्डा है हमारे पास h/mv। h/mv आया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, mv को यहाँ ले रहा हूँ और 2π को यहाँ पर ले रहा हूँ। तो हमारे पास आया mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये हमारे पास आया। मतलब ये बोर के फॉर्मूले से, बोर के हाइपोथेसिस से मैच होता है। जो बोर ने बोला था, डी ब्रोगली भी उसी तरीके से मैच हो रहा है। तो हम डी ब्रोगली के प्रिंसिपल को यहाँ पर
एटॉमिक लेवल पर सही मान सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी ये सही होता है। तो mvr इज इक्वल टू NH/2π। लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ जो n था, ये जो n था, ये n क्या था? ये n था हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? और यहाँ का जो n है, ये जो n आया है, ये n है हमारे पास नंबर ऑफ वेव साइकिल। मतलब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सही माने तो इसका मतलब इक्वेशन 1 वाला n और इक्वेशन 2 वाला n दोनों सिमिलर होने चाहिए। और दोनों सिमिलर होने का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ वेव साइकिल होना ही चाहिए, तभी ये सही हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, ये एटम है हमारे पास, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एक पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो इसका अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही वेव में खत्म हो जाएगा। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्बिट में टोटल कितने वेव साइकिल होने चाहिए? 2। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने वेव साइकिल होने चाहिए? 3। मतलब जितना नंबर ऑर्बिट का होगा उतने ही उसके अंदर वेव साइकिल होंगे। ठीक है, ये यहां से पॉइंट डिनोट करना चाहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारे पास डी ब्रोगली की। क्या क्या याद रखना है हमको डी ब्रोगली में? एक तो हमें फॉर्मूला याद रखना है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। दूसरा हमें याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों के लिए अप्लाई होगा, और दोनों के फॉर्म में कोई भी मैटर हो, वो मैटर किस फॉर्म में मूव करेगा? हमेशा वेव की फॉर्म में मूव करेगा। और तीसरा हमें क्या याद रखना है? ये नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव साइकिल। सिर्फ यही टर्म है जो डी ब्रोगली में हमको याद रखने लायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उससे पहले हम हाइजेनबर्ग से पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं डी ब्रोगली के, सिंपल लेवल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक बार ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। उसके बाद जेई एंड मेंस में आए हुए, नीट में आए हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली के दोनों के साथ साथ। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 6.62 एंगस्ट्रॉम। फोटोन का हमें मास कैलकुलेट करना है अगर उसकी वेवलेंथ 6.62 है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। देखो, सिंपल सी चीज है, अगर हमें यहां से सोचें तो सोचने से पता लग रहा है कि फोटोन फोटोन क्या होता है? जो हमने पहले एनर्जी की फॉर्म पढ़ी थी उसके अंदर फोटोन होता है एक पार्टिकल, और यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है 6.62 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या पार्टिकल की कोई वेवलेंथ हो सकती है क्या? नहीं, ये वेवलेंथ वेव के लिए होती है और फोटोन पार्टिकल के लिए होता है। तो डी ब्रोगली से पहले दोनों चीजें अलग अलग थी, डी ब्रोगली ने दोनों को मिक्स कर दिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेवलेंथ है हमारे पास, कोई भी फोटोन है, वो इस 6.62 वेवलेंथ से अगर मूव करता है तो इसका मास कितना होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h/लैम्डा v, m इज इक्वल टू h की वैल्यू है हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है जूल सेकंड के अंदर, मतलब mks की यूनिट में। तो हमें जो लैम्डा रखना है वो भी mks में रखना है। यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है हमें 6.62 एंगस्ट्रॉम, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। ठीक है, 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट किया। वेलोसिटी, अब यहाँ पर तो वेलोसिटी गिवन नहीं है लेकिन फोटोन गिवन है, और हमें पता है कि ये फोटोन किस स्पीड से मूव करता है? लाइट की स्पीड से, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है सिंपल, m इज इक्वल टू 6.62 से कट हो जाएगा ये डायरेक्टली, 1/3 का मतलब होता है 0.33। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बचेगा? 10⁸ एंड 10⁻10 कितना हुआ ये? 10⁻2। 10⁻2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻32 किलोग्राम के अंदर। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻25। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वेलोसिटी हमें निकालनी होगी। देखो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। काइनेटिक एनर्जी होती है
हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम और इसका अंडर रूट। यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी हमारे पास 2 इंटू, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है 3 इंटू 10⁻⁻25। मास यहाँ पर अलग से लिख के दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें बोला गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इसका निकालना है हमें अंडर रूट। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। जब कैलकुलेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा अंडर रूट निकालने के बाद 812 मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, और जब एक बार वेलोसिटी आए तो वेवलेंथ निकालना बिल्कुल ईजी है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आई है हमारे पास 812, पहले से ही मीटर पर सेकेंड में, तो कोई कन्वर्जन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 8967 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर के अंदर। ठीक है, तो जब इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नैनोमीटर में हो जाएगा हमारे पास 896.7 नैनोमीटर। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी निकाल के फिर दोबारा फॉर्मूले में रख सकते हैं। फिर जो मैंने डायरेक्ट रिलेशन बताया था काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का, उस रिलेशन में भी इसे डायरेक्टली हम रख सकते हैं, आंसर वहां से भी हमारे पास इजी आ सकता है। तो ये दोनों टाइप के फॉर्मूले बेस्ड के क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा दिए हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे हाइजेनबर्ग के बाद, तो हम अपर लेवल के क्वेश्चन, हायर लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व